Firstly, very good morning to everyone who are watching this video. This is Sanjay Singh. I welcome you in my concept classes. So, my dear friends, this is the last lecture of our chapter number 2 of M. Lakshmikant. The chapter name is Making of the Constitution. So, as we discussed in a previous lecture in a very detail. So, my dear friends, create a patience in your heart and listen very carefully to my words, and that will be important for you. When you listen somebody, then you have a much more point as a comparison to speak between and little bit listen to other person. You please listen some other person very carefully and then deliver whatever you have. So let's start the today's topics. Enactment of the Constitution. जैसे कि अगर मैं बोलूं, सो पहले मैं अपना पेन ले लेता हूं. मेरा रेड कलर फेवरेट है तो मैं आज रेड ले लेता हूँ. ठीक है. सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यानी कि जो इनेक्टमेंट मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो इनेक्ट किया गया उसके लिए, ठीक है, प्रारूप में लाने के लिए क्या किया गया. सो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे इंट्रोड्यूस किया था फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली. कब किया? 4 नवंबर 1948 को. ठीक है. फर्स्ट रीडिंग उन्होंने रीडिंग की कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बताने की कोशिश करी. पहली बात ये. द असेंबली हैड अ जनरल डिस्कशन ऑन द 5 days, यानी कि हमारी जो असेंबली थी उसमें यानी कि 5 days का यानी कि जनरल यानी कि उसके अंदर डिस्कशन रखा गया कि अगर आपको कोई दुविधा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. यानी कि क्या दुविधा है, किस लिए मैं यानी कि लेकर आया हूँ. अगर आपको कोई दुविधा लगती है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो आप उसको बता सकते हो. ठीक है. कब तक है ये? 9 नवंबर 1948 तक. फिर उसके बाद सेकेंड जो यानी कि रीडिंग थी वो यानी कि स्टार्ट हुई कब? ऑन नवंबर 15, 1948 और उसको ख़त्म किया गया कब? अक्टूबर 17, 1949. ड्यूरिंग दिस यानी कि इस समय अंतराल के दौरान क्या हुआ, लोगों ने अपने अमेंडमेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई, लगभग अपनी अपनी बातें रखी. वो लगभग बातें थी 7653, लेकिन उसमें से जो प्रपोज की गई मतलब मानी गई, जिनको एक्चुअल में अमेंड किया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 2473 यानी कि 2473 उसको असेंबली में रखा गया, डिस्कस किया गया उन पर और अच्छे से अध्ययन मनन किया गया. ठीक है. द थर्ड रीडिंग जो थी वो ड्राफ्ट की गई, स्टार्ट की गई किस दिन? ऑन नवंबर 14, 1949 को. डॉक्टर अंबेडकर जो है उन्होंने मूव किया अ मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सेटल्ड बाय द असेंबली, यानी कि उन्होंने कहा कि ठीक है अब जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का मोशन है मतलब उसको आगे बढ़ाना है हमें. ठीक है. मूवमेंट मतलब आगे उसको बढ़ाकर ले चलना है और उसे सेटल कर देना है, इसे पास कर देना है इस असेंबली के द्वारा कि आज से हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने द्वारा अडॉप्ट कर लिया. सो द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज अ पास्ट ऑन नवंबर, यानी कि उसको 26 नवंबर 1949 को ये मान लिया गया कि ये हमारा क्या है, संविधान है और इसको हम यानी कि रिसीव कर रहे हैं. ठीक है. क्या रिसीव किया कि जितने भी असेंबली के अंदर जो मेंबर्स थे इंक्लूडिंग हमारे जो प्रेसिडेंट, उनका साइन और जितने भी मेंबर्स थे, कुल मिला के टोटल हमारे 299 मेंबर्स थे, लेकिन उसमें कुछ एब्सेंट हो गए थे तो इसलिए खाली 284 लोगों का यानी कि एक्चुअल में उनको प्रेजेंट मिल पाया था, उनका सिग्नेचर मिल पाया था. और उस दिन एक घोषित कर दिया गया कि हम सभी लोग अपने द्वारा असेंबली जो है अडॉप्ट करती है, इनेक्ट करती है एंड गिव देती, अपने आप को उसके अंदर ढालती है, कहती है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं. ठीक है. ये सभी चीज़ें हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन हैं और ये चीज़ें हमें जाननी भी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन जो है द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 contained a preamble, 395 articles and 8 शेड्यूल्स. कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को और उसमें उस वक्त प्रियम्बल भी था. ऐसा मत सोचना कि प्रियम्बल नहीं था. और कुल मिला के 395 आर्टिकल्स थे. उसके बाद उसमें 8 शेड्यूल्स थे उस वक्त, लेकिन आज बहुत कुछ चेंज हो चुके हैं, बहुत अमेंडमेंट आ चुके हैं. ठीक है. सो शेड्यूल लगभग 12 हो गए हैं और यानी कि जो आर्टिकल हैं वो 400 से भी ऊपर जा चुके हैं. ठीक है. सो द प्रियम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द
एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। डॉक्टर भीम यानी कि जो हमारा प्रियम्बल था उसको इनेक्ट किया गया आफ्टर, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको यानी कि पूरी तरीके से क्या किया गया, इनेक्ट किया गया, प्रारूप में लाया गया। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, बाबा साहेब अम्बेडकर, द देन लॉ मिनिस्टर, ठीक है, पायलटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली। कहने का मतलब वो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे और दूसरी बात उन्होंने पायलट किया था किसको, ड्राफ्ट यानी कि पूरा प्रारूप में कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए असेंबली के अंदर उनका पूरा यानी कि वर्चस्व उन्हीं के द्वारा था, उन्हीं के द्वारा पूरी भूमिका निभाई गई, ठीक है। He took a very prominent parts in the deliberations of the assembly, ठीक है, यानी कि असेंबली के अंदर पूरा डेलिब्रेशन करने के लिए प्रोमिनेंट जो रोल था उन्होंने अदा किया, पार्ट अदा किया, ठीक है। He was known for his logical, forceful and persuasive arguments on the floor of the assembly। असेंबली के फ्लोर के लिए यानी कि उसको अच्छे से जाना गया, ठीक है। फोर्सफुल उनका जो तरीका था, उसके लॉजिकल तरीका, सब कुछ उसमें यानी कि आया। उनको यह भी माना गया कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान के पिता या जनक किसको माना गया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, ठीक है। दिस ब्रिलियंट राइटर, ये जो यानी कि अच्छे राइटर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, अनडिस्प्यूटेड लीडर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी यानी कि विवाद न लाने वाले, ठीक है, जाति पात में कोई भेदभाव न करने वाले, आर्किटेक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर आल्सो नोन एज, इनको मॉडर्न मनु के नाम से जाना गया। जैसे कहते नहीं है मनु की संतान है हम लोग, इसीलिए इनको बाबा साहेब अम्बेडकर को मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना गया। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों इन्फोर्स किया गया उसके बारे में समझ जाते हैं। सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, elections, provisional parliaments, temporarily transitional provisions and short title contained in, यानी कि कुछ आर्टिकल्स जो यानी कि लाए गए वो कौन से थे उस वक्त, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 came to be force on the number, यानी कि ये कुछ आर्टिकल्स से जो नवंबर 26 नवंबर 1949 को इसको रखकर और कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाया गया। जो कुछ रिमेनिंग पार्ट्स था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 26 जनवरी 1950 को यानी कि अच्छे तरीके से लाकर और पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन अडॉप्ट किया गया। एक मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का उस दिन यानी कि हिस्से में आया। दिस डे, ये जो डे है उसको रिफर्ड किया गया टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सेलिब्रेटेड एज ए रिपब्लिक डे, यानी कि इस 26 जनवरी 1950 को एक डे घोषित किया गया। और डे कौन सा था, गणतंत्र दिवस, ठीक है। 26 जनवरी वाज स्पेसिफिकली चूजन, ये डेट जो थी क्यों चूज की गई थी, क्योंकि 1930 में भारतीय जो कांग्रेस पार्टी थी या पूरा हमारा जो देश था उसने यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग करी थी और उस दिन यानी कि सेलिब्रेट किया था। इसी कारण 26 जनवरी के दिन ही 1950 में पूर्ण तरीके से यानी कि हमारा संविधान आने के कारण 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज या मतलब गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है। With the commencement of the Constitution, the Indian Independence Act 1947, the Government of India Act of 1935 will all enacted, यानी कि इनको सबको इनेक्टमेंट किया गया और अमेंड करने के बाद सप्लीमेंटिंग द लेटर एक्ट वाज रिपील्ड, इसको रिपील करने के बाद एवोल्यूशन ऑफ द प्राइवी काउंसिल, यानी कि एवोल्यूशन किया गया किसका, प्राइवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 वाज हाउएवर कंटिन्यूड, उसको कंटिन्यूड रखा गया। एक्सपर्ट कमेटी जो थी उसमें ऑफ द कांग्रेस, उसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। हालांकि जितने भी जो इलेक्शंस while the elections of the Constituent Assembly were still in progress, यानी कि कांग्रेस के अंदर जो इलेक्शन चल रहे थे प्रोग्रेस पे चल रहे थे। ऑन जुलाई यानी कि जुलाई 8, 1946 द कांग्रेस पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो अपॉइंट एन एक्सपर्ट कमेटी, एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया गया फॉर किसके लिए, पर्पस ऑफ द प्रिपेयरिंग
द मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अगर खड़ी की जाएगी तो उसके लिए मटेरियल भी होना चाहिए, उसको खड़ा करना पड़ेगा, उसका ढांचा, ठीक है। दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, इसमें इस कमेटी में कुछ मेंबर्स हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले नंबर पर हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जो चेयरमैन थे उस वक्त। उसके बाद एम असफ अली, उसके बाद के एम मुंशी एंड एन गोपाल स्वामी अय्यर एंड के टी शाह और डॉक्टर डी आर गडगिल एंड हुमायूं कबीर एंड के संथनम later on the chairman proposals it was resolved that the Krishna Kripalani, ठीक है, Krishna Kripalani be co-opted as a member of convener of the committee. The committee had two sitting, यानी कि कमेटी की 2 सिटिंग हुई थी। फर्स्ट सिटिंग जो हुई थी हमारी दिल्ली में हुई थी, जो कब हुई थी 20 से 22 जुलाई 20 से 22 1946 में, और दूसरी जो मीटिंग हुई थी बॉम्बे में हुई थी, वो अगस्त में हुई थी 15 अगस्त से 17 अगस्त तक 1946 में ही, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा भी ऑफ द नोटेड प्रिपेयर्ड बाय इट मेंबर्स द कमिटी डिस्कस द प्रोसीजर टू बी अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि कुछ यानी कि जो डिसीजन लिए गए, प्रोसीजर को बढ़ाया गया आगे अडॉप्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। द क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कमिटी, यानी कि कुछ क्वेश्चन थे कुछ कमिटी को यानी कि अपॉइंट करने के लिए, एंड उसको ड्राफ्ट ए रेजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मूव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। on the role played by this committee इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सारी कमेटियों का यानी कि रोल अदा किया गया। ग्रानविले ऑस्टिन ने बताया कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कांग्रेस यानी कि इट वाज द कांग्रेस कमेटी, ये क्या है, एक कांग्रेस कमेटी है डेट सेट इंडिया ऑन ए रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर देखा जाए तो एक ऐसे यानी कि प्रभुत्व लेकर आई है क्या कांग्रेस पार्टी, जो आज यानी कि एक अच्छे वर्चस्व पर लाकर रखी है, एक अच्छे रास्ते पर लाकर रखी है। कौन? कांग्रेस पार्टी। किसके द्वारा कहा गया? ग्रानविले ऑस्टिन के द्वारा, ठीक है। द कमिटी मेंबर्स वर्किंग विद इन फ्रेमवर्क ऑफ द कैबिनेट मिशन scheme made the several suggestions about the autonomous areas, the power of the provincial governments and center, and about the issues as the princely states and the amending the powers. They also drafted the resolution closely resembling the objective of the resolution. बात करूंगा क्रिटिसिज्म की, जो उस पर क्रिटिसिज्म उठ रहे थे, कुछ आलोचक थे जो आलोचना कर रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बारे में जान लेते हैं। तो बहुत सारे थे, उन्होंने अपनी अपनी वेरियस अलग अलग टाइप की यानी कि आलोचना करी। पहला क्या था? नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यानी कि भारत एक यानी कि भारत की जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। उसमें कुछ आलोचकों ने कहा कि उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्यों है? एज इट मेंबर वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, इसके जो मेंबर्स हैं डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए गए हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द, यानी कि इनको उस तरीके से इलेक्ट नहीं किया गया जैसे करना चाहिए बाय द अडल्ट फ्रेंचाइजेस के द्वारा, मतलब जो अडल्ट लोग हैं जिनको वैधता का अधिकार है, मतलब वोट देने का अधिकार है, उनके द्वारा चूज किया जाना चाहिए था। बाद में क्या हुआ कि नॉट ए सॉवरेन बॉडी, यानी कि ये एक सॉवरेन मतलब यानी कि जिसको यानी कि अपना अधिकार लेने का खुद का अधिकार, मतलब अपने अधिकार पर खुद का अधिकार हो, ठीक है, मैं अपना यानी कि वो स्वतंत्र बॉडी, ठीक है, स्वतंत्र बॉडी नहीं है। तो कुछ आलोचकों ने कहा कि मेंटेन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए सॉवरेन बॉडी, उन्होंने कहा ये सॉवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि इट वाज क्रिएटेड अ प्रपोजल ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि प्रपोजल क्रिएट किया गया था, तब जाकर इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया, मतलब ये किसी के अधीन रहकर काम कर रही है। हुआ क्या? फर्दर दे सेड असेंबली held its session with the permission of the British government, और ये भी कहा कि जो असेंबली है अपने जितने भी सेशंस अटेंड यानी कि चला रही है, अटेंड करती है, तो ब्रिटिश से परमिशन लेती है, जिसके बाद चलती है, तो इसलिए सॉवरेन बॉडी नहीं हुई, ऐसा बोला लोगों ने, आलोचकों ने कहा, ठीक है। ये भी बात समझ लेते हैं।
टाइम कंज्यूमिंग, और ये भी बोला कि ये जो यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बताया गया कि अकॉर्डिंग टू यानी कि जो आलोचक थे उनके द्वारा बताया गया कि जो असेंबली जो है बहुत ज़्यादा समय लिया है टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ये कहा जाता है कि जो फ्रेमर्स ऑफ द यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन थे अमेरिका के, उन्होंने खाली 4 महीने लिए थे, ठीक है, और हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा समय लिया। नजरुद्दीन अहमद जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने बताया कि न्यू नेम फॉर द ड्राफ्टिंग कमेटी के एक नया नेम लेकर आए। सो हिज कंटेम्प्ट फॉर इट, यानी कि अपने के लिए उसको क्या बोला कि ये क्या है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। ये जो कमेटी है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेशन जो है यानी कि कांग्रेस का चल रहा है। तो कुछ आलोचकों ने कहा कि जो चार्ज है दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनेशन यानी कि डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चलती है कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा चलती है। ग्रानविले ऑस्टिन ने कहा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, ठीक है, रिमार्क द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्ट यानी कि वन पार्टी बॉडी इसेंशियली वन पार्टी कंट्री। उन्होंने कहा कि इसमें एक ही पार्टी की ज़्यादा चल रही है, ठीक है, और उसी का डोमिनेशन ज़्यादा चल रहा है, इसलिए एक पार्टी की ही कंट्री मानी जा रही है। असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, यानी कि जो असेंबली है कांग्रेस है और जो कांग्रेस है वही इंडिया है, ऐसा इसमें बताया गया, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर लायर पॉलिटिशियन एंड डोमिनेशन, यानी कि लायर जो है पॉलिटिशियंस थे किनका डोमिनेशन था उसके बारे में। तो इट इज आल्सो सेड दैट, यानी कि इट इज आल्सो मेंटेन बाय द क्रिटिसिज्म, यानी कि जो आलोचक थे उनके द्वारा कहा गया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वाज डोमिनेटेड बाय लायर्स, यानी कि लायर्स के द्वारा डोमिनेटेड थी। एंड पॉलिटिशियंस दे पॉइंटेड आउट, यानी कि उन्होंने कहा कि अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड दिस to them in the main reason for the bulkiness and complicated language constitution। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये पॉइंट आउट की मतलब कुछ विचार निकाले गए कि सोसाइटी के अंदर कुछ सारे ऐसे सेक्शन हैं, ठीक है, नॉट सफिशिएंटली जिनको रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। फिर ये भी कहा गया कि जो मेन रीज़न है, क्यों कारण है, क्योंकि इसी कारण यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा बल्कि हो गया है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को यूज़ किया गया है, ऐसा बोला जा रहा था, ठीक है। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ये भी बोला गया कि ये हिंदू की एक पार्टी है। तो आलोचकों ने बोला कि ये डोमिनेट की जा रही है, ये बॉडी है हिंदुओं की, ठीक है। और लॉर्ड विंस्कॉट जो थे विस्काउंट ने उसने बोला कि लॉर्ड विंस्कॉट सहमन जो थे उन्होंने बोला कि यानी कि एक बॉडी है हिंदुओं की, ठीक है। और ये भी बोला कि चर्चिल ने कमेंट किया, यानी कि उन्होंने कमेंट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिप्रेजेंटेड की जा रही है कि मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, एक कम्युनिटी है इंडिया के अंदर वो हिंदू है, उसके द्वारा यानी कि ये रिप्रेजेंट की जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे इंडिया के लिए जानने चाहिए। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसने एक सिंबल अडॉप्ट किया, उस सिंबल का एलिफेंट का सिंबल था। सर BN राव जो थे अपॉइंट किए गए, ठीक है, अपॉइंट किए गए एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, जिनको लीगल एडवाइजर के तौर पर यानी कि रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। HBR जो अयनागर थे वाज जो सेक्रेटरी रखा गया था, उनको सचिव रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। SN मुखर्जी थे वो चीफ यानी कि ड्राफ्ट्समैन थे, प्रारूप यानी कि लाने के लिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। प्रेम बिहारी नारायण जो रेजिडा थे, ये क्या थे, एक कैलियोग्राफर, एक चित्रकार थे, ठीक है, सुलेखकार, ठीक है। और यानी कि कैलियोग्राफर मतलब यानी कि चित्रकारी और उसके साथ यानी कि अच्छा राइटिंग में, तो सुलेख मतलब सुलेख लिखने वाले, सुलेखक थे, सुंदर लेखक थे, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रेजिडा, बात समझना, प्रेम बिहारी नारायण रेजिडा वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें हैंड रिटन के द्वारा ही लिखा गया था, बाई यानी कि इन्हीं के द्वारा, ठीक है। और जो यानी कि स्टाइल था वो थोड़ा इटैलिक था। ओरिजिनल वर्जन वाज द ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन इंक्लूडिंग द नंदलाल बोस, बेहौर, राम मनोहर सिन्हा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उसको डेकोरेट किया गया था। दो यानी कि आर्टिस्ट थे,
जो शांति निकेतन से बुलाए गए थे, ठीक है। पहले का नाम था नंदलाल बोस, ठीक है, और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, 2 आदमी थे उनके द्वारा। तो नंदलाल बोस को ज़्यादा याद रखना। कैलियोग्राफर में किसको याद रखना है? प्रेम बिहारी नारायण रेजडा, ठीक है। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा illuminated, beautified and ornamented the original preamble calligraphed by the प्रेम बिहारी रेजडा के द्वारा ही preamble को यानी कि कैलिग्राफिड किया गया था और ब्यूटिफाइड किया गया था। कुछ हिंदी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में टेक्स्ट है उनको जान लेना चाहिए, वो जरूरी भी है हमारे लिए। सो ओरिजिनली अगर देखा जाए तो हिंदी का कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास नहीं आया था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब इसकी डिमांड हुई, लोगों को ज़रूरत पड़ी कि हम हिंदी में एक्सपर्ट हैं तो हमें हिंदी में भी चाहिए, तो 58th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1987 में, उसमें ये बोला गया कि जो अमेंडमेंट्स हैं जो उनको इंसर्ट किया गया किसके अंदर, जो आर्टिकल है 394A, उसमें उसके जो यानी कि जो पार्ट्स था 22 जो पार्ट्स था उसके अंदर अगर रखा गया, उसके कुछ प्रोविजंस थे उसको बताया गया बारी बारी से। सो इसमें जो बताया गया उसको समझिए। द प्रेसिडेंट सेल कॉज टू बी पब्लिश अंडर द अथॉरिटी, यानी कि प्रेसिडेंट है उसको यानी कि कॉज करना है किसके, पब्लिक अथॉरिटी के अंदर ही रहना है, ठीक है। अथॉरिटी के अंदर ही रहना, ज़्यादा उससे बढ़कर काम नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट क्या था कि ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज इज द मॉडिफिकेशन विच नेसेसरी टू ब्रिंग इट in the conformity with the language style and the terminology adopted in the authoritative text of the central acts in Hindi can be made. All the amendments of the constitution before the publications should be incorporated. The translation of the Hindi every amendments of the constitution in English made. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि ट्रांसलेट किया गया है और जो इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है, तो उसमें दोनों में ये बताया गया कि जैसा पूरा वर्चस्व यानी कि इंग्लिश के ट्रांसलेशन इंग्लिश वाले कॉन्स्टिट्यूशन का है वही हिंदी के कॉन्स्टिट्यूशन का भी रहेगा। मतलब जितनी वैल्यू इंग्लिश के कॉन्स्टिट्यूशन की है उतनी ही हिंदी के कॉन्स्टिट्यूशन की रहेगी। The translation of the constitution and its very amendment published shall be constructed to have the same meaning as the original text English. If any difficulty arises, matter the president's cause the Hindi text to be revised suitably. यानी कि कोई भी अगर कमी निकलती है तो प्रेसिडेंट के यानी कि द्वारा वो टेक्स्ट जो है उसे रिवाइज किया जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, ऐसा बोला गया। ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स every amendments published shall be deemed for the purpose of the authoritative text in Hindi. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ट्रांसलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसके लिए एवरी अमेंडमेंट्स के लिए पब्लिश किया गया, shall be deemed, उसको डीम्ड किया गया टू बी फॉर ऑल द पर्पस, प्रत्येक पर्पस के लिए इट्स अथॉरिटेटिव इन हिंदी। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं मुझसे थोड़ी देखो ये लेक्चर जो मैंने बनाया इसमें मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया था, पहली बात तो ये, तो इसलिए मुझसे अगर थोड़ी जगह मुझे लगा है कि इस लेक्चर में मैं अच्छे से अपना समय नहीं दे पाया, सो अगला जो चैप्टर है हम उसमें अच्छे से यानी कि कोशिश करेंगे तो मैं तो आपके सामने लेक्चर लेकर आऊँ, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्योंकि कोई भी जितने मैंने आज तक अपनी लाइफ में टीचर्स देखे हैं वो पीपीटी अगर लेकर आते तो पूरी बुक नहीं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आ जाते हैं, उनको अच्छे समझा के निकल लेते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज मेरे पास समय कम था इसलिए मैं लेक्चर भी लाना था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं, क्योंकि अगर एक दिन लेट करता हूं तो एक दिन में बहुत कुछ पीछे हो जाता है। तो मैंने कहा जैसा भी है प्रेजेंट करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सपोर्ट करिए एक दूसरे को और मुझे भी सपोर्ट करिए। लगे इन्फॉर्मेटिव तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए।